हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंडियन नेशनल आर्मी। यहाँ दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्मली बाद में सुभाष चंद्र बोस द हीरो ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वो टेक ओवर करते हैं एंड देन फाइनली रिजल्ट सबको पता है। वेल इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली नेताजी के बारे में थोड़ा सा एक उनके आइडियोलॉजी और किस तरीके से पॉलिटिकल करियर का स्टार्ट करते हैं वो देखेंगे एंड देन उनका जो हिस्टोरिकल स्केप होता है जर्मनी में जाते हैं एंड देन अवेकनिंग इन साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात करेंगे, एफर्ट्स ऑफ राज बिहारी बोस के बारे में बात करेंगे, देन सुभाष चंद्र जापान में रहते हैं एंड फाइनली assume करते हैं the leadership of INA, right? So here we start this video. Well, मैं आपको बता दूं इंडियन नेशनल आर्मी तब फॉर्म की जाती है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बिकॉज एट दैट टाइम इंटरनेशनल सिनेरियो में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है एंड हमारे हिंदुस्तान में भी, हमारे प्यारे भारत में भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, गांधीयन एरा होता है वो, और क्विट इंडिया मूवमेंट प्रीवियसली क्रिप्स मिशन आ चुका होता है एंड देन एक नया स्ट्रक्चर तैयार हो चुका होता है। इंडियंस में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब टूवर्ड्स इंडियन इंडिपेंडेंस। तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फेज ऑफ नेशनलिज्म यहाँ पर देखा जा सकता है और हर हद तक ब्रिटिश उसको कोशिश कर रही थी कि वो उसको सप्रेस कर दें। वेल यहाँ पर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में अगर बात करेंगे या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे, सो नो अदर देन सुभाष चंद्र बोस इज मच रिस्पॉन्सिबल, इनएक्टिव, मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उन्होंने ये स्ट्रगल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर बट अगेंस्ट द ब्रिटिश उन्होंने इस जदोजहद को, इस स्ट्रगल को उन्होंने जारी रखा। वेल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से त्रिपुरा सेशन होता है। त्रिपुरा सेशन में कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट बनते हैं एंड देन उसके बाद फिर रिजाइन कर देते हैं वेरी सून। 1939 में फिर वो अपने खुद की पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एंड देन इनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर ब्रिटिश बहुत ज्यादा नजर रखने लगती है बिकॉज ऑफ द अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट? सो यहाँ से मामला स्टार्ट होता है। तो चूंकि ऑलरेडी क्विट इंडिया मूवमेंट हो चुका होता है तो ब्रिटिश और भी ज्यादा बार्बरस हो जाती है टुवर्ड्स इंडियंस। वेल बोस हैड द फर्म कन्विक्शन that the achievement of independence of India was not possible by way of peaceful negotiation. तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद इनका जो व्यू पॉइंट था, अब किसी भी तरीके से ब्रिटिश के साथ पीसफुल नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रिटिश से आज़ादी हासिल करनी है, इंडिपेंडेंस हम लोगों को चाहिए, तो जाहिर सी बात है उन लोगों का रास्ता इख्तियार करना होगा जो बड़े बड़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल काउर के बारे में अगर बात कर लेंगे, उन्होंने इटली को यूनिफाई करने के लिए एक्सटर्नल फॉरेन हेल्प भी उन्होंने एग्जिस्ट की थी। वेल इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस भी सोच रहे थे और अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज क्वाइट अलर्ट फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द सुभाष चंद्र बोस। वेल वो अरेस्ट किए गए अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑन जुलाई 2nd 1940। कैलकाटा में उनको होम अरेस्ट कर दिया गया। वेल यहाँ पर उसके बाद अपने वो रेसिडेंस से भाग निकलते हैं 5 दिसंबर 1940 और यहाँ से निकल के 7th अल्टीमेटली वो छोड़ जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो बर्लिन रीच करते हैं वाया अफगानिस्तान एंड रशिया। वेल ही शॉट द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन टू गेन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया but was disappointed. वो रशिया से निकलते हैं एंड रिच बर्लिन बाय प्लेन ऑन 28 मार्च 1941। बोस जर्मनी में पहुंचते हैं, हिटलर से मिलते हैं एंड मुसोलिनी इन इटली एंड उनकी असिस्टेंस चाहते हैं और उनको बहुत हद तक ये आश्वासन भी दिया जाता है कि हाँ बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हर तरीके से मदद करेंगे, जो अगर अलाइड पावर का दुश्मन वो हमारा दोस्त है। ये कुछ ऐसा मामला था। Well, it was due to the active support of help German government that Azad Hindustan Radio Broadcasting Center was opened in Berlin and Nambiar, an Indian patriot in Germany, was its director. सुभाष चंद्र बोस अपने प्रोपेगेंडा के बारे में, इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में वहां पर जो लोग उनको बताते हैं एंड फ्री इंडिया लीजन बनाते हैं विद 400 इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, राइट? इनका सिंबल होता है स्प्रिंगिंग टाइगर।
तो वहां पर बर्लिन में बोस जो है रिस्पेक्टेड एज द नेताजी एंड वेलकम्ड विथ एक्लेमेशन ऑफ जय हिंद, राइट। वेल यहाँ इसके बाद बात करेंगे दोस्तों अवेकनिंग इन साउथ ईस्ट एशिया। 7th of December 1941 जापान डिक्लेयर करता है वॉर अगेंस्ट अलाइड पावर। ऑन जनवरी 15 1942 जापान ऑक्युपाई करता है सिंगापुर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर बिलोंगिंग टू नंबर 14 ऑफ पंजाब रेजिमेंट अंडर कैप्टन मोहन सिंह, राइट। तो ऐसा कुछ होता है। वेल यहाँ पर इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर अंडर कैप्टन मोहन सिंह वो अग्री करते टू ज्वाइन द वॉर फॉर लिबरेशन ऑफ इंडिया। It was due to efforts of Mohan Singh that at first 25,000 persons joined the Indian National Army. Shortly the number वो increase हो गया 40,000 में। Well यहाँ पर efforts of रास बिहारी बोस के बारे में particularly बात करेंगे दोस्तों। रास बिहारी बोस was not only a great revolutionary but उनको father of Indian independence movement के तौर पर भी consider किया जाता है। Father of Indian independence movement in East Asia, right? So Indians staying in Southeast Asia held a conference in Bangkok on June 15, 1942. So they were Indian patriots and ये जो कॉन्फ्रेंस था वो रास बिहारी बोस के जरिए प्रिसाइड किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फाउंड करते हैं अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रास बिहारी बोस। तो ये कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट करता है एक रेजोल्यूशन टू इनवाइट सुभाष चंद्र बोस टू कम टू जापान फ्रॉम जर्मनी और इस तरीके से द आजाद हिंद फौज वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन September 1st 1942 एट सिंगापुर बाय रास बिहारी बोस। So this army declared its objective as unity, self-confidence and self-sacrifice for the independence of India. Captain Mohan Singh was called upon to lead the army at the time of its formal formation. सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर वो टोक्यो पहुंचते हैं इन जून 1943 बाय सबमरीन फ्रॉम जर्मनी। सिंगापुर एट दैट टाइम वाज अंडर कंट्रोल ऑफ जापान, राइट। टोजो जो कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर होते हैं वेलकम करते हैं उन्हें एंड द जापानीज डायट डिक्लेयर करते हैं इट्स फुल सपोर्ट टू इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इस तरीके से वो दिल्ली चलो का फेमस नारा देते हैं फ्रॉम सिंगापुर जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड इंस्पिरेशन को क्रिएट करता है अमंग द इंडियंस लिविंग इन साउथ ईस्ट एशिया। अब यहां से अजम्पशन ऑफ लीडरशिप के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो अजम्पशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी में ये इन अ बिग गैदरिंग एट सिंगापुर ऑन जुलाई 4 1943 रास बिहारी बोस उन्होंने हैंड ओवर किया सुभाष चंद्र बोस को द चार्ज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, राइट। ऑन अगस्त 25 1943 सुभाष चंद्र बोस ऑफिशियली अज्यूम करते हैं द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एंड खुद को एंगेज कर लेते हैं in his task of reorganizing. Well, people irrespective of caste, creed and sex came forward to Indian National Army and various regiments जो थे in different names like Gandhi Brigade, Azad Brigade and Nehru Brigade बनाए गए। इस तरीके से बल सेना दल was formed with teenagers. The Rani of Jhansi Brigade form किया गया under the lieutenantship of Srimati Lakshmi Swaminathan. So in spite of his reluctance on one brigade, namely Subhash Brigade was also formed. So this brigade was landed on the battlefield under the lieutenant of Shahnawaz Khan. Besides Shahnawaz Khan, G.S. Dhinlon, P.K. Saigal were also prominent lieutenants of Indian National Army. इसके बाद में आजाद हिंद फौज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस इंडियन आजाद हिंद गवर्नमेंट को और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट सिंगापुर एक्साइल करती है। 23 अक्टूबर 1943 इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिशियली डिक्लेयर करती है वॉर अगेंस्ट द ब्रिटेन। सो ये सब चीजें कुछ होती है। वेल दिल्ली चलो का फेमस नारा आपको याद ही होगा, राइट। सुभाष चंद्र बोस ने मिलिट्री हेडक्वार्टर को रंगून में स्टैब्लिश किया ऑन जनवरी 4 1944 एंड गिव द फेमस कॉल दिल्ली चलो बिकॉज दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया। सो इस तरीके से रिकोर्स होता है। फिर आई गेस द डेट वाज लिटिल बिट रॉन्ग दिल्ली चलो के बारे में, क्योंकि दिल्ली चलो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, राइट। सो टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।